अच्छा बेटा, हम लोग अब अटेम्प्ट कर रहे हैं अपना मई जून 2023 पेपर 42 क्वेश्चन नंबर 4। चलो बेटा, हम लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं अपना वही मई जून 2023 पेपर 42 का सेक्शन सी, जो हमारा माइक्रो का पार्ट। ठीक है, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4? कंसिडर द एक्सटेंट टू विच डेप्रिसिएशन ऑफ इट्स फॉरेन एक्सचेंज रेट कंट्रीब्यूट टू द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ लो इनकम कंट्री। कहता है कि यार, अगर मैं डेप्रिसिएशन लेके आता हूं तो मुझे ये बताओ कि लो इनकम कंट्री के हिसाब से क्या ये मेरे लिए बेनिफिशियल होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो मैं इसके लिए एक सेपरेट एक पेज निकाल रहा हूँ जहाँ पर मैं अपनी एमएस को डेवलप करूंगा। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन आ गया कि यार क्या डेप्रिसिएशन आपकी जो फॉरेन एक्सचेंज रेट मतलब ये क्या इकोनॉमिक ग्रोथ के अंदर आपको हेल्प आउट करे। तो आइए जरा इसकी एमएस को डेवलप करते हैं। सबसे पहले तो देखो, आपने यहाँ पे उसको बताना है व्हाट लो इनकम कंट्री इज, और लो इनकम कंट्री को आप लिंक करेंगे डेवलपिंग इकोनॉमी के साथ लॉजिकली। ठीक है, इसके साथ लिंक कर रहे हैं डेवलपिंग इकोनॉमी। इसका पूरा पूरा मैंने आप लोगों को एक नोट्स में पूरे का पूरा एक पेज दिया हुआ है जहाँ पे पूरे डिफरेंसेस बताए हैं बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग इकोनॉमी। वो आपका पूरा इंट्रोडक्शन यहाँ पे तैयार हो जाए। ठीक है, फिर आप बोलेंगे व्हाट इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ करेंसी, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एक्सचेंज रेट। उससे क्या होता है कि आपका माल सस्ता हो जाएगा, दूसरों का माल महंगा हो जाएगा, ये वो बुलशिट जो आप लोगों को सारी बताई। तो वो कहता है कि यार, क्या ये इकोनॉमिक ग्रोथ में हमें कंट्रीब्यूट करेगा। सिंपली आपने यहाँ पे बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स बताने हैं ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी। ठीक है, ये होता है डेप्रिसिएशन इज द डिवैल्यूएशन। नहीं, किसने बोला? देखो, डेप्रिसिएशन होती है थ्रू डिमांड एंड सप्लाई ऑफ करेंसी। डिवैल्यूएशन गवर्नमेंट खुद करती है बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग डिमांड एंड सप्लाई ऑफ करेंसी। ठीक है, बाय अफेक्टिंग डिमांड ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ करेंसी। सही है, तो पहले तो जी आपने बता दिया डेप्रिसिएशन क्या है, लिंक विद एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट के साथ ये कैसे लिंक होता है? ठीक है, लिंक विद एक्सचेंज रेट। ठीक है, अच्छा, अब आपने फर्दर क्या करना है भाई इसके अंदर? अब यहाँ पर सिंपली डायग्राम्स कौन कौन सी बनेंगी इनको जरा समझ। डायग्राम्स की बात करते हैं। डायग्राम एक आपके पास बनेगा एडी इंक्रीज वाला। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा एक आपका बनेगा एई इंक्रीज वाला जहां पे जेडब्ल्यू के साथ आप लिंक करोगे। एक आपके पास बनेगा जेकर्व वाला। ठीक है, और अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं यहाँ पे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन का भी एक डायग्राम। ठीक है, ये चार डायग्राम्स बना दो। अब इनको मैं बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक कैसे लिखूंगा? इधर आओ, पहले आओ बेनिफिट्स में। अच्छा, अगर कोई और भी होशियार चंद है, होशियार चंद क्या करेगा? पीपीसी को इंक्रीज करके दिखा दे, पोटेंशियल को इंक्रीज करके दिखा दे, जो एक बहुत ही स्मार्ट स्टूडेंट है। शॉर्ट रन का भी पता है, शॉर्ट रन लॉन्ग रन पे एक ही बता देगा, जनरल इम्पैक्ट बता देगा। अब यहाँ पे जरा बेनिफिट्स के ऊपर आओ। देखो, आप जब यहाँ पे बात करते हैं ओवरऑल लो इनकम कंट्रीज की, तो हम लोग जब डेप्रिसिएशन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो आपके पास बेनिफिट क्या आएगा कि आपका एडी बढ़ रहा है। एडी बढ़ने से आपके पास इकोनॉमिक ग्रोथ आएगी। ठीक है, आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। ठीक है, आपके पास मुल्क में मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा। आपके पास एफडीआई आएगी, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी। आप अब डायग्राम यहाँ पे कौन सी दो डायग्राम लिंक होगी? ये वाली, एडी और एई। ठीक है, आप यहाँ पे ओवरऑल इम्पैक्ट बताओ कि आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, आपके इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे। ये वाली कहानी आपको यहाँ पर बतानी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर इसके अलावा फर्दर आप क्या बातें कर सकते हो भाई? इकोनॉमिक ग्रोथ से आपने लिंक कर दिया, आप यहीं पर पीपीसी के साथ भी लिंक कर दो।
क्या आपका पोटेंशियल इंक्रीज होगा। समझ रहे हैं बात को। तो ये तो सारे आपके पास आ गए हैं बेनिफिट्स। ठीक है, ये सारे आपके पास क्या आ गए भाई, बेनिफिट्स आ गए। अच्छा, अब इसको आप लिंक कर दें फर्दर, अगर और एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं तो जेकब के साथ भी लिंक करो। लॉन्ग रन वाला याद है कि अगर आपके पास डेप्रिसिएशन हो रहा है तो लॉन्ग रन में जाके आप इफेक्टिव होंगे, क्योंकि आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड बढ़ेगा। अगर नेगेटिव इंडेक्स की बात करूं तो पहले क्या आ गया, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इसके अलावा आपके पास और क्या आ रही है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन, क्योंकि बेटा एक्सपोर्ट बढ़ रहा है ना आपका, क्योंकि आपका माल रॉ मटेरियल महंगा आएगा बाहर से। रॉ मटेरियल महंगा आएगा तो आपके लिए मसला है। डिमांड पुल आ रही है, डिमांड पुल एक्सपोर्ट बढ़ने की वजह से, एक्सपोर्ट बढ़ रही है ना, डिमांड पुल की बात कर लो भाई। अब इसके अलावा आप और क्या बात यहाँ पे कर सकते हो, टर्म्स ऑफ ट्रेड आपका खराब हो जाएगा, लिख सकते हैं बिल्कुल। लेकिन टर्म्स ऑफ ट्रेड आपके सिलेबस में नहीं है, वो कॉपियर ने गलती से डाल दिया था, लिखना चाहो तो लिख सकते हो। सही है, कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा तो इसके अलावा आप यहाँ पे क्या बात कर सकते हैं भाई, जब आपके पास ओवरऑल नेगेटिव इम्पैक्ट की मैं बात कर रहा हूँ, जे कर्व है, सही है। आप लोग यहाँ पे लो इनकम कंट्री में बात करें, डेवलपिंग कंट्री, डेवलपिंग कंट्री यूजुअली किसके साथ लिंक करता है, वो लिंक करता है एग्रीकल्चर के साथ, सही है। और एग्रीकल्चर की डिमांड इटसेल्फ क्या होती है, तो बेटा आपकी तो एक्सपोर्ट प्राइस फॉल हो रही है ना, एक्सपोर्ट प्राइस ज्यादा से फॉल होगी, एक्सपोर्ट क्वांटिटी सिर्फ और सिर्फ, और आपके एक्सपोर्ट रेवेन्यू पे क्या इफेक्ट आएगा। समझे बात को। सवाल आता है कंक्लूजन क्या होना चाहिए सर, जनरली मेरे हिसाब से तो भाई बहुत अच्छी चीज है। अगर आप डेप्रिसिएशन भी कर देते हो, देखो आपको तो अपना मुल्क का जीडीपी बढ़ाना है ना, आप डेवलपिंग कंट्री में, पाकिस्तान का जीडीपी अगर बढ़ता है एक्सपोर्ट से, वो इसलिए बढ़ता है कि पाकिस्तान की वैल्यू का बेड़ा गर्क हुआ। चाइना का एक्सपोर्ट से अगर जीडीपी बढ़ता है तो वो इसलिए क्योंकि उसने अपनी एक लिमिट लगाई हुई है कि भाई मैंने इससे ज्यादा अपने एक्सचेंज रेट को बढ़ने नहीं देना। समझे बात को। तो मेजोरिटी केसेस के अंदर, और आप ये बात भी बोलो कि यार हम लोग दुनिया में रहते हैं जहां पे 200 से ज्यादा ममालिक है, यानी कि 200 से ज्यादा कंपेटिटर आपके पास बैठे हैं, तो कंपटीशन तो बहुत है, कंपटीशन बहुत है ना। और आप डेवलपिंग कंट्री में हैं, आप एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट बनाते हैं, तो यहाँ पर कौन सा शॉर्ट रन लॉन्ग रन की कहानी ऐसे इम्प्लीमेंट होती है, यहाँ पर तो ऐसे इम्प्लीमेंट नहीं होती ना। हर जगह से सब्जी आती है, हर जगह से फ्रूट्स आते हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी विल ब्रिंग अ बेनिफिट, ब्रिंग अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ डेवलपिंग। अच्छा यार, इसकी जरा एमएस समझ लें, क्वेश्चन नंबर 5 की मैं बहुत थक गया हूँ, लिखने की मेरी हिम्मत नहीं है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, कोई इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। मिलता जुलता है। Evaluate the effectiveness of using monetary policy to reduce the rate of inflation and how this policy may affect the government's ability to achieve its other macroeconomic aims। तो यार अपनी नोटबुक और पेन वगैरह या फोन वगैरह खोल लो, उस पे अपने पास टाइप कर लो। तो यार कहता है कि क्या मॉनेटरी पॉलिसी जो आप लोग यूज करते हैं इज द बेस्ट वे टू रिड्यूस द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, ये किस तरह गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करता है और किस तरह ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ये चीज वो आपसे पूछ रहा है। देखो, आप स्टार्ट करेंगे बाय डिफाइनिंग व्हाट मॉनेटरी पॉलिसी है, मॉनेटरी वाले बाबे क्या होते हैं, मॉनेटरी की हल्की सी आपने इंट्रोडक्शन दे दी कि होता है, मॉनेटरी की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन। अच्छा, इन्फ्लेशन का बता दिया, व्हाट इज इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन इज अ persistent and sustained increase in real price level over the period of time। ठीक है। अब जब वो कहते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी यूज होती है टू रिड्यूस इन्फ्लेशन रेट, तो आप स्टार्ट करेंगे किस तरह आप मॉनेटरी पॉलिसी को यूज कर सकते हैं टू रिड्यूस इन्फ्लेशन रेट, दैट इज बाय डिक्रीजिंग मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। मनी सप्लाई कम करेंगे, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, सेविंग बढ़ जाएगी, कंजम्पशन कम हो जाएगा। अब आप लोग बच्चे नहीं हो कि मैं आप लोगों को बार बार बताऊं कि आप लोगों ने एमपीएस यूज करना है, आप लोगों ने एमपीसी यूज करना है, आई बार यूज करना है, ये सब टर्मिनोलॉजीज यूज करनी है ए टू के आंसर में। ओवरऑल आपने पूरी चीजें यहाँ पे बता दी, फिर आप इसका लिंक बिठाओगे क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी एमपी इज इक्वल्स टू पीटी, इसके साथ आपने इसका लिंक बिठा दिया, एक्सप्लेन करके सारी चीजें बता दी। तो अब बात करेंगे बेनिफिट्स एंड ड्रॉबैक्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। बेनिफिट सिंपली क्या है, ओवरऑल आपके पास प्राइसेस कम हो रही हैं मॉनेटरी पॉलिसी,
ओवरऑल आपकी प्राइसेस कम हो रही हैं, पीपल आर सेविंग मोर। सेविंग से क्या फायदा है कि आगे जाके जब वो बुढ़े हो जाएंगे उनके पास कोई बचेगा नहीं, तो वो अपनी सेविंग को यूज कर सकते हैं। तो अब अस्तगफुरुल्लाह, क्या हमारे मसहब में तो खैर हराम है इंटरेस्ट, लेकिन फिर भी अजम्पशन के तौर पे कि भाई हम सबने पैसा डाल दिया बैंक के अंदर और हम लोग पैसा कमा रहे हैं उससे बैठ के, तो ये चीज आप कह सकते हो उसके अंदर। इसके अलावा जब आपके पास प्राइसेस कम होती हैं तो इससे एफडीआई आती है, आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं, ओवरऑल जनरल बेनिफिट्स आपको, ठीक है। इसके अलावा अब आ जाए ड्रॉबैक्स के ऊपर। ड्रॉबैक्स क्या क्या है जो आप लोगों को क्रिटिसिज्म बताई गई है? लिक्विडिटी ट्रैप, ठीक है, टाइम पीरियड, इट्स अ लॉन्ग टर्म पॉलिसी, टाइम पीरियड हो गया। इसके अलावा जो आप लोग को और बातें बताई, कंज्यूमर बिहेवियर, जो मैंने आपको भी बात की कि यार जरूरी नहीं है कि हर बंदा सेविंग की तरफ चला जाए, समझे। अब कल को मुझे 1 लाख का मेडिकल बिल अपना भरना है फॉर एग्जाम्पल, तो भाई मैं उस टाइम पे ये तो नहीं देखूंगा ना इंटरेस्ट रेट क्या है कि मैं सेविंग कर लूं जाके, मैं तो फौरन से बिल पे करूंगा, समझ रहे हैं बात। फिर आप जाएंगे ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज की तरफ, एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो गया, कंज्यूमर अनसर्टेनिटी, बिल्कुल। अब आप जाएंगे ऑल्टरनेटिव पॉलिसी विच कैन बी आइदर डिमांड साइड फिस्कल पॉलिसी या फिर सप्लाई साइड पॉलिसी। मैं आपकी जगह होऊंगा तो मैं सप्लाई साइड पॉलिसी की बात करूंगा, ठीक है, क्योंकि सप्लाई साइड पॉलिसी सप्लाई की तरफ चली जाती है और मॉनेटरी और फिस्कल दोनों डिमांड साइड को मीट करती है। तो अब आप बात कर रहे हैं जी सप्लाई साइड पॉलिसी के हवाले से। सप्लाई साइड का एक एक बेनिफिट, एक एक ड्रॉबैक बता दो, डायग्राम बना के दिखा दो। अच्छा, अब यहाँ पर उसने बोला कि यार मैक्रो इकोनॉमिक एम्स क्या आपके अचीव हो जाएंगे? यार मेरा इंटरनेट जरा सा शायद स्लो चल रहा है, इस वजह से लैग कर रहा हूँ। तो क्या आपके मैक्रो इकोनॉमिक एम्स अचीव हो जाएंगे? आपको चार आपको चार मैक्रो इकोनॉमिक एम्स बताए हैं, प्राइस स्टेबिलिटी, बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेबिलिटी, अनएम्प्लॉयमेंट कम से कम रखना, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये चार बताए गए। बेटा जब आप लोग मॉनेटरी पॉलिसी यूज करते हैं तो आपके पास सिर्फ दो अचीव होते हैं, वो दो कौन कौन से होते हैं? प्राइस स्टेबिलिटी और दूसरा बैलेंस ऑफ पेमेंट को कम से कम रख, मतलब सरप्लस में रख, क्योंकि वो डैम्पनिंग पॉलिसी का भी पार्ट है ना सर इसमें, इकोनॉमिक, जी बिल्कुल वही मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर सिर्फ दो एम्स अचीव हो रहे हैं, वेयर एज इफ वी टॉक अबाउट सप्लाई साइड पॉलिसी, प्राइस स्टेबिलिटी भी अचीव हो रहा है। बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेबिलिटी कैसे अचीव होगा? सब्सिडीज दोगे तो प्राइसेस कम होगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ पोटेंशियल बढ़ेगा, एलआरएएस बढ़ेगा, और अनएम्प्लॉयमेंट कम से कम रखना, क्योंकि सप्लाई बढ़ रही है तो ओवरऑल जीडीपी आपका बढ़ेगा, ठीक है। तो कंक्लूजन की तरफ आप बढ़े, आप बोलेंगे इन ऑर्डर टू अचीव ऑल अदर मैक्रो इकोनॉमिक एम्स, गवर्नमेंट के लिए सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी पे रिलाई करना इज नॉट बेनिफिशियल। क्योंकि जब भी आप डिमांड साइड पॉलिसी की बात करेंगे, आया वो फिस्कल हो या मॉनेटरी हो, इसमें हमेशा कॉन्फ्लिक्ट आएगा। बट आपको मिक्स ऑफ पॉलिसीज लेके चलना पड़ेगा, आपको सप्लाई साइड को भी साथ साथ उतना ही कंसिडर करना पड़ेगा जितना आप डिमांड साइड पॉलिसी को कंसिडर कर रहे हो, ताकि सारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स आपके एक साथ अचीव हो। समझते हैं बात? कोई मसले वाली बात तो नहीं है? तो ये आपका इस तरह कंक्लूजन तैयार हो, क्लियर है? तो भाई ये आपका पूरा पेपर था, फेब मार्च, सॉरी मई जून 42, 41 और 43 बिल्कुल सेम है, एग्जैक्ट सेम है, एक एक वर्ड सेम। 42 हमने आज के लिए, मतलब टोटल हम लोगों ने 3 पेपर कर दिए, ठीक है। अब हमारा अक्टूबर नवंबर की तरफ हम लोगों ने चला नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है, सही चलेंगे, जा सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।